Hey guys, welcome to my channel. This is the part 2 of the topic 6b diffusionism, anthropological theories. In this video, we will talk about the diffusionism, the British school of diffusionism, German school of diffusionism, and American school of diffusionism. This video is presented by me, Aman Yadav, and the source for this video is Braintree Material. So if you want to join my Instagram, you can follow me at this link, the Aman Yadav. And if you want to join our Telegram group in which we discuss about anthropology, so this is the link, you can join it from here. And please make sure to press the like button and share this video. और ये जो टॉपिक चल रहा है एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज वाला, ये थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, पर आप इस वीडियो को पूरा देखो ताकि आपको समझ में आ जाए. अगर आप आधा अधूरा छोड़ दोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला. आप इसको देखो, उसके बाद चैप्टर पढ़ो, देन अगेन देखो, एटलीस्ट 2-3 बार में आ जाएगा आपको समझ में. ओके. एंड ये हमारी ई बुक है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें 1000+ क्वेश्चन हैं एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल मेंस के लिए, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए. प्राइस 99 रुपीज़ है. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो. थैंक यू. So now let's discuss the basic premises of the diffusionism theory. Diffusionism as an anthropological school of thought was an attempt to understand the nature of culture in terms of the origin of culture and their spread from one society to another. तो स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म में क्या किया गया था कि एक अटेम्प्ट किया गया था समझने का, किसको, कल्चर के नेचर को, कल्चर की ओरिजिन को, और वो कैसे स्प्रेड होता है एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में, इस चीज़ को. तो diffusionism school of thought was an attempt to understand the nature of culture in terms of the origin of the culture and their spread from one society to another society. किसी एक कल्चर का कोई कल्चरल ट्रेट किसी दूसरे सोसाइटी के कल्चर में कैसे पहुंचता है, तो इस चीज़ की स्टडी की गई थी, उसको समझा गया था डिफ्यूजनिज्म के द्वारा. Diffusion may be simply defined as the spread of a cultural item from place of origin to other places. A expanded definition depicts diffusion as the process by which discrete cultural traits are transferred from one society to another through integration, trade, war और contact. अब diffusion का जनरल मीनिंग यही होता है कि किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ में मिक्स हो जाना. यहाँ पे लेकिन हम बात कर रहे हैं कल्चर्स की, कल्चर्स के ट्रेड्स की. तो यहाँ पे दिया हुआ है किसी एक डिस्क्रीट कल्चरल ट्रेड का ट्रांसफ़र हो जाना एक सोसाइटी से दूसरी में. अब कैसे? थ्रू इंटीग्रेशन, या फिर ट्रेड की वजह से, या फिर वॉर की वजह से, या किसी और कॉन्टेक्ट की वजह से. डिफ्यूजनिज्म emerged as an anti-evolutionist school of thought, which is highly critical of the evolutionary school and its premises of psychic unity of mankind. Diffusionists emphasize on the idea that humans are basically uninventive, and more important, inventions were made only one particular place from where they spread through diffusion. अब हमने जो पहली वीडियो थी क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म वाली, उसमें हमने डिस्कस किया था क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म के बारे में. लेकिन डिफ्यूजनिज्म जो है वो एंटी इवोल्यूशनिस्ट है, वो उसके अगेंस्ट है. अब इवोल्यूशनरी स्कूल ऑफ थॉट में हम क्या मानते थे कि साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, चाहे आदमी कहीं का भी हो, ह्यूमन बींग्स, उनका मेंटल स्टेटस सेम ही रहता है. इसकी वजह से इवोल्यूशन हो रहा है सेम तरीके से. लेकिन डिफ्यूजन इस चीज़ को एंटी रहता है इसमें, यहाँ पे मतलब उसको अपोज करता है, इस बिलीफ में नहीं मानता. डिफ्यूजनिस्ट वाले जो लोग थे जो डिफ्यूजन को फॉलो करते हैं, वो मानते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सारे अनइन्वेंटिव हैं, और जो भी इन्वेंशंस हुई हैं वो किसी एक पर्टिकुलर जगह से निकलकर बाकी पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुई है. अलग अलग जगह पर अलग अलग इन्वेंशन नहीं हुई, बल्कि एक ही जगह से सारा कल्चर, सारी इन्वेंशन, सारी डिस्कवरीज होत के पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गई. ये डिफ्यूजन का मानना है. अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफ्यूजन. अडॉप्शन ऑफ अ कल्चर ट्रेट बाय अ ग्रुप डिपेंड्स ऑन मीनिंगफुलनेस एंड यूजफुलनेस ऑफ द ट्रेट टू द सोशियो इकोनॉमिक लाइफ. अब कोई चीज़ हम अडेप्ट करते हैं, क्यों करते हैं? कि उसकी यूजफुलनेस है, उसका मीनिंग है हमारे सोशियो इकोनॉमिक लाइफ में, इसलिए हम उसको अडेप्ट करेंगे, अदरवाइज हम उसको नहीं करेंगे. अब जैसे कि हमने ह्यूमन इवोल्यूशन में देखा था कि जो यूजफुल फीचर्स होते हैं हमारे, वो आगे हमारे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और जो
यूजलेस होते हैं, जिनका नीड नहीं होती, वो वापस रह जाते हैं, वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होते। तो उसी तरह से यहाँ पर कल्चरल ट्रेट जो मीनिंगफुल है और जिसकी यूजफुलनेस है, तो वो आगे जाके ट्रांसफ़र हो जाएगा। द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द कल्चरल ट्रेट नीड नॉट बी रिटेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिफ्यूजन। अब जो ट्रेट है जो आगे जाके डिफ्यूज हो रहा है, आगे ट्रांसफ़र हो रहा है, अब ज़रूरी नहीं कि वो एग्जैक्ट सेम फॉर्म में ट्रांसफ़र हो, वो एल्टर होके भी जा सकता है, वो चेंज्ड फॉर्म में भी जा सकता है, वो मॉडिफाई होके भी जा सकता है। डिफ्यूजन इज मोर और लेस फ्रॉम अ डेवलप्ड टू अंडर डेवलप्ड कल्चर। अब डिफ्यूजन इसमें थ्योरी में बताया जाता है कि मोस्टली डिफ्यूजन जो होता है वो किसी डेवलप्ड सोसाइटी से या डेवलप्ड कल्चर से अंडर डेवलप्ड कल्चर की तरफ जा अंडर डेवलप्ड जो कल्चर्स हैं वो अडॉप्ट करते जाते हैं डेवलप्ड कल्चर्स के फीचर्स। डिफ्यूजन में क्रिएट कल्चर चेंज इन द ग्रुप दैट बोरोज। अब जो ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप की कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है, कल्चर ट्रेट्स को ले रहा है अपने अंदर, तो उसके अंदर चेंजेस आएंगे। वो अपने कल्चर्स को रिड्यूस करेगा, दूसरे के ट्रेट्स को लेता जाएगा, अपने अंदर बोरो करता जाएगा, तो उसके अंदर चेंजेस आएंगे। बैरियर्स फॉर डिफ्यूजन इंक्लूड फैक्टर्स लाइक ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एथनोसेंट्रिज्म, ज्योग्राफी। अब डिफ्यूजन के लिए बैरियर्स हैं बहुत सारे, जैसे कि आज तो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, आज हम किसी का भी कल्चर ऑनलाइन इंटरनेट पे जाके हम सबके कल्चर्स को देख सकते हैं। हम जैसे सोशल मीडिया साइट्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो वहाँ पे हमें एक दूसरी कंट्रीज़ के लोगों के बारे में पता चलता है, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में पता चलता है, उनकी फूड हैबिट्स के बारे में पता चलता है। तो हम कभी कभी अपनी लाइफ में भी उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और अडॉप्ट करने लगते हैं। लेकिन ये चीज़ें कभी कभी बैरियर्स भी होते हैं यहाँ पे, जैसे कल्चरल ट्रेड्स का डिफ्यूजन होने में बैरियर्स भी होते हैं। जैसे कि एक फैक्टर है ट्रांसपोर्ट। अब कुछ लोग जो ट्रैवल नहीं कर पा रहे, वो उस जगह नहीं पहुंच पा रहे, तो वो उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। कम्युनिकेशन, अगर दो कल्चर्स के बीच कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है तो वो डिफ्यूजन नहीं कर पाएंगे। एथनोसेंट्रिज्म, अगर कोई करना ही नहीं चाहता है, वो सिर्फ अपने कल्चर को सुपीरियर मानता है, तो वो चेंज नहीं करेगा खुद को जानबूझ के, फोर्सफुली वो चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट इज ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा कोई कनेक्शन नहीं है, दूर रह रहे हैं लोग, तो वो कल्चर्स अडॉप्ट नहीं होंगे, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे, तो वो एक दूसरे को अडॉप्ट नहीं करेंगे। Schools of diffusion based on nationality and also the approaches, assumptions chosen to explain diffusion. Diffusionism is further classified into three schools: British, German and American. अब इसके बारे में हम तीनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ब्रिटिश, जर्मन और अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजन। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजन। ब्रिटिश डिफ्यूजनिज्म was pioneered by G.E. Smith, George Eliot Smith, W.J. Perry, W.H. Rivers. The British school is considered extreme diffusionist and an anti-evolutionist. The school is also designated Pan-Egyptian school or heliocentric school because for these scholars, all the cultures originated from one culture center, that is Egypt, from where culture traits diffused or migrated to rest part of the world. अब ब्रिटिश डिफ्यूजनिज्म के मेन स्कॉलर्स के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे: G.E. स्मिथ, W.J. पेरी, W.H. रिवर्स। अब ब्रिटिश स्कूल को बोला जाता है एक्सट्रीम डिफ्यूजनिस्ट और एंटी इवोल्यूशनिस्ट। इनका क्योंकि मानना था कि हर चीज़, जो भी कल्चर्स हैं, जो भी ट्रेट्स हैं, वो सब कहाँ से ओरिजिनेट हुए? इजिप्ट से। इजिप्ट से ओरिजिनेट होने के बाद फिर वो सारे माइग्रेट हो गए, फिर वो डिफ्यूज हो गए पूरी दुनिया में, टू द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए इनको बोला जाता है पैन इजिप्टियन स्कूल और हीलियोसेंट्रिक स्कूल। द ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजन has the greatest weakness in its anti-evolutionary stance and its conviction on non-inventiveness of human mind. They were extremely biased and heliocentric that they did not even consider non-Egyptian centers as civilization at all. अब हमने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा है कि बहुत सारे सिविलाइजेशन होते थे, जैसे कि मीसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन। तो ये ब्रिटिश स्कूल ऑफ डिफ्यूजन था, वो सिर्फ इजिप्टियन सिविलाइजेशन को कंसिडर करता था, बाकी किसी सिविलाइजेशन को कंसिडर ही नहीं करते थे, वो लोग मानते ही नहीं थे। दे इग्नोर्ड द एनालिसिस ऑफ नॉन मटेरियल कल्चर एंड देयर नैरो अप्रोच रिजल्टेड इन मेकिंग दिस स्कूल ऑफ डिफ्यूजन शॉर्ट लिव्ड। अब इनका नैरो अप्रोच था कि वो सिर्फ मानते ही नहीं थे, किसी को इंक्लूड ही नहीं कर रहे थे, तो शॉर्ट लिव्ड, उसकी लाइफ कम हो गई, लोगों ने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया।
अब नेक्स्ट आता है जर्मन स्कूल ऑफ डिफ्यूजन. The German school is considered more refined in its approach and methodology compared to their British counterparts. Unlike the British school, the German school wasn't extremely and completely anti-evolutionist. Though they propounded diffusionism, the German school touched the evolutionary schemes. German school जो था वो थोड़ा थोड़ा evolutionary scheme से related था, completely उसके anti नहीं था, against नहीं था, extreme पे नहीं था, बैलेंस था ये. The chief difference between British and the German school was that the former was heliocentric, while the latter postulated that the development of culture occurs at several paces at several times. तो जिस चीज़ को ब्रिटिश स्कूल डिनाई कर रहा था उस चीज़ को जर्मन सेंटर ने एक्सेप्ट किया कि अलग अलग कल्चर्स अलग अलग जगह पे सेम टाइम पर या अलग अलग टाइम पर डेवलप कर रहे थे. ऐसा नहीं था कि सारे कल्चर्स एक ही जगह पे डेवलप हुए वहाँ से फिर स्प्रेड हुए, ऐसा नहीं था. अलग अलग जगह पे अलग अलग कल्चर्स डेवलप होते रहे. Thus, the German school has given importance, if not equal to both evolution as well as diffusion. तो यहाँ पे जर्मन स्कूल ने दोनों को इंपॉर्टेंस दिया है, इवोल्यूशन को भी और डिफ्यूजन को भी. The Germans also believed and postulated that migration of a trait can be easily understood through study of historical data. Hence, this school is also called culture historic school. तो यहाँ पे जर्मन स्कूल को एक और नाम दिया हुआ है कल्चर हिस्टोरिक स्कूल. अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि ब्रिटिश स्कूल को एक और नाम दिया था. आपको वो कमेंट करके बताना है कि क्या नाम दिया था. तो सभी लोग कमेंट करो, जितने भी लोग देख रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताओ क्या दिया था. जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की उसके बारे में. ब्रिटिश स्कूल को एक और नाम से बुलाते हैं, जैसे कि जर्मन स्कूल को कल्चर हिस्टोरिक स्कूल बोल रहे हैं ना, वैसे. तो आगे बढ़ते हैं. Important proponents in this school of anthropological thought were Friedrich Russell, Fritz Grabner, and Father William Schmitz. Weaknesses of German school. In spite of the importance attached to the concept of culture circles, empirically not a single circle could be established. अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि डिफ्यूजनिज्म में अलग अलग कल्चर सेंटर्स को माना गया कि कल्चर किसी एक जगह से नहीं बल्कि बहुत अलग अलग जगह से इवॉल्व हुआ. तो ये एक प्रॉब्लम बन गया क्योंकि वहाँ पे एक कल्चर सेंटर का एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाया, तो बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स हो गए. इंपॉर्टेंस दिया गया अलग अलग कल्चर सेंटर्स को rather than एक सिंगल सर्कल को. The premise that cultural differences enacted from 4 or 5 bands migrated to other areas purely speculation. अब ये एक स्पेकुलेशन था कि अलग अलग कल्चर्स 4-5 जो बैंड्स थे वो माइग्रेट हुए, ग्रुप्स, यानी कि बैंड मतलब ग्रुप एक तरह से, जिसको हम आगे जाके अपनी सीरीज में पढ़ेंगे. तो वहाँ पे बैंड से 4-5 बैंड्स थे शुरुआत में, वहाँ से लोग माइग्रेट हुए और वो स्प्रेड होने लगा कल्चर. The methodology was considered barren because it did not completely explain the dynamics of culture change. They never explained why diffusion and migration take place, but only focused on what diffusion is. तो यहाँ पे प्रॉब्लम एक और हुई कि उन्होंने रीज़न एक्सप्लेन नहीं किया कि डिफ्यूजन क्यों होता है, इसके पीछे कॉजेज क्या है कि एक कल्चर दूसरे कल्चर के ट्रेड्स को अडॉप्ट करता है. वो सिर्फ व्हाट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या है, इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते रहे. The supporters of this school adopted techniques of museum methodology and hence were preoccupied with typology of cultural traits. In the process, failed to explain causes of culture change. तो उन्होंने इसके कॉजेज के बारे में नहीं बात की, सिर्फ म्यूजियम की तरह जैसे चीज़ें रखी होती हैं शोपीस में, बस वो दिखाते गए कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, लेकिन क्यों हुआ ये नहीं बताया उन्होंने. अब बात करते हैं अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजन के बारे में. द अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजन led by Franz Boas and followed by A.L. Kroeber and Clark Whistler emerged to discredit the universal sequences established by classical evolutionists and also to fill the lacunae in the German diffusionist school. American diffusionism explains the reasons for diffusion where the culture circle approach of German schools failed. तो अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजन के जो पायोनियर्स थे उनके नेम्स हैं
फ्रांस बोआज और उनके एक स्टूडेंट्स ए एल क्रोबर एंड क्लार्क विस्लर। तो इन्होंने डिस्क्रेडिट कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट को, और जो जर्मन डिफ्यूजनिस्ट स्कूल में जो प्रॉब्लम्स थी, जो लैक्यूने रह गए थे, उनको फिल किया अपनी थ्योरीज के थ्रू। अब अमेरिकन डिफ्यूजनिज्म ने एक्सप्लेन कर दिया कि जो अलग अलग कल्चर सर्कल्स थे वो क्यों थे, उसके पीछे सारे रीजंस उन्होंने बता दिए जो हमें जर्मन स्कूल बता नहीं पाया था। अब बात करते हैं बेसिक प्रीमाइसेस की। द डिफ्यूजन ऑफ कल्चर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इमिटेशन, बोरोइंग द ट्रेड्स फ्रॉम वन कल्चर ग्रुप इज ईजियर एट टाइम्स देन टू इन्वेंट देम विद वंस ओन कल्चर। अब डिफ्यूजन ऑफ कल्चर, ये जो प्रोसेस था ये क्यों हुआ? जैसे कि बहुत बार आपने देखा होगा कि हम कुछ चीज़ें ऐसी करने लगते हैं, जैसे किसी को देखा तो उसको देख के हमारा भी मन करने लगा तो हम भी फॉलो करने लगते हैं। तो बहुत से डिफ्यूजन के जो चीज़ें थी, जो डिफ्यूज़ हुए कल्चरल ट्रेट्स थे, वो सारे मोस्टली इमिटेशन की वजह से हुए। इमिटेशन का मतलब यही होता है कि किसी को देख के कॉपी करना शुरू कर देना, फॉलो करना शुरू कर देना। बोरोइंग द ट्रेट्स फ्रॉम वन कल्चर ग्रुप इज ईजियर एट टाइम्स देन टू इन्वेंट देम विद वंस ओन कल्चर। तो किसी दूसरे को देख के कॉपी करना ज़्यादा ईजी रहता है रेदर देन उसी तरह की कोई चीज़ खुद से इन्वेंट करना, ये ज़्यादा मुश्किल टास्क रहता है। तो मोस्टली चीज़ें बोरो कर ली गई। द ग्रुप विच बोरोज अ कल्चर ट्रेट्स adopts it to suit the needs of its own culture। अब किसी के कल्चर में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अगर उनको किसी और के कल्चर में दिख जाए तो वो उसको अडॉप्ट कर लेंगे और अपने कल्चर की नीड को फुलफिल कर देंगे। Thus, diffusion and modification are two principles that operate. The diffused traits are more similar in areas residing in a particular geography. The process of diffusion is more prevalent among cultural groups residing in close contact to each other. अब जो डिफ्यूज ट्रेट्स हैं वो मोस्टली अगर सिमिलर देखे जाएंगे तो सिमिलर जो ट्रेट्स हैं वो हमेशा पाए जाएंगे सिमिलर टाइप की ज्योग्राफी वाले एरियाज के लोगों में। अब जैसे कोल्ड एरियाज है तो वहाँ के लोगों के जो ट्रेट्स होंगे वो मोस्टली सिमिलर होंगे, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से कल्चर इफेक्ट होता है हमारा। The process of diffusion is more prevalent among cultural groups residing in close contact to each other. अब जो कल्चर्स अलग अलग कल्चर्स हैं कोई दो, वो क्लोज कॉन्टैक्ट में रह रहे हैं, तो क्लोज कॉन्टैक्ट में रहने की वजह से उनके एक दूसरे के कल्चरल ट्रेट्स शेयर होने लगेंगे, डिफ्यूजन होने लगेगा उनके बीच में। कोई एक कल्चर किसी दूसरे से सीखेगा, दूसरा वाला किसी और से सीखेगा, तो इस तरह से डिफ्यूजन होता है अपना। In order to explain culture, this group of scholars devised a methodology called culture area approach. Under this approach, the world is divided into culture areas on the basis of geographical regions. A study pursued through this approach reveals that groups residing in a close geographical area represents more uniformity than others. This is why American school is also known as culture area school. अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने एक नई मेथोडोलॉजी को डेवलप किया, उसका नाम था कल्चर एरिया अप्रोच। तो इन्होंने पूरे वर्ल्ड को अलग अलग कल्चर एरियाज में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल रीजन्स। अब इसको स्टडी किया गया इस तरह से, तो उससे पता लगा कि जो क्लोज जोग्राफिकल एरियाज में रहते हैं उनके बीच में ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी होती है रेदर देन अदर्स। इसी वजह से अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट को बोला गया कल्चर एरिया स्कूल। अभी तक आपको जो मैंने समझाया वो समझ में आया? अगर नहीं आया तो आप कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, लाइव चैट में आप पूछ सकते हो। थोड़ी देर वेट करते हैं अगर कोई क्वेश्चन है तो। So now next is accomplishments of diffusionism. Diffusionism resulted in the creation of the concept of culture areas, which were contiguous cultural elements in relatively small geographical unit. Diffusionism की वजह से एक नया कंसेप्ट आया कल्चर एरियाज, जिसमें हम कल्चरल एलिमेंट्स को पढ़ते थे ऑन द बेसिस ऑफ geographical unit. Even though diffusion as a school of thought was replaced with more holistic approach in the mid-19th century, the concept of diffusion still has value in ethnological science. तो इसको आज भी यूज़ किया जाता है एथनोलॉजी में, एथनोलॉजिकल साइंस में। Studies involving diffusion of ideas and how they affect and motivate innovations
have been of great value in many other fields such as agriculture, business studies, geography, history and rural sociology. अब डिफ्यूजन के जो आइडियाज थे उनको बाकी सारे फील्ड्स में भी यूज किया जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर में, बिजनेस स्टडीज में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, रूरल सोशियोलॉजी में. तो ये इसके यूजेस बने. Acculturation studies have helped to give insight into problems encountered when people from diverse cultures come into dominant cultures. Studies could identify the problems of acculturation and assimilation of mortality individual on a group and how to establish better relationships between various groups and the dominant society. Diffusion as an anthropological school of thought was a viable part of the development of anthropological concepts about how societies change due to spread of culture traits and independent inventions. अब डिफ्यूजनिज्म की वजह से हमें पता चला कि कैसे सोसाइटीज चेंज करती है, कैसे उसमें कल्चर स्प्रेड होता है, कल्चरल ट्रेट्स स्प्रेड होते हैं, और जो किसी कल्चर की इंडिपेंडेंट इन्वेंशंस हैं उसके बारे में भी हमें पता चला कि कौन से कल्चर में क्या चीज़ इंडिपेंडेंटली डेवलप हुई और उस कल्चर ने क्या ट्रेट्स दूसरे कल्चर से अडॉप्ट किए या डिफ्यूज किए अपने अंदर. However, it has suffered with ethnocentric bias and as a school of thought was only a small part of what should be the total analysis of world cultures on more holistic approach. Stemming from the play of diffusion against evolutionism has provided a more adequate understanding of the overall picture. तो कुछ दिन पहले मैंने आपको एक बुक की समरी कराई थी, SCRT बोर्ड क्लास 11th की जो बुक आती है उसकी. तो वहाँ पे हमने बात की थी एथनोसेंट्रिज्म की. एक बड़ा टॉपिक था ये, काफ़ी डिटेल में मैंने इसको एक्सप्लेन किया था. तो अगर किसी को याद है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितनों को याद है, कितनों ने उस वीडियो को ढंग से देखा, उसके बाद बुक को पढ़ा. तो एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सब लोग. तो डिफ्यूजनिज्म में आके हमने होलिस्टिक अप्रोच फॉलो किया. इवोल्यूशनिज्म के अगेंस्ट था डिफ्यूजनिज्म, जिसकी वजह से काफ़ी एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग हुई हमें ओवरऑल पिक्चर की रेदर देन एक पर्टिकुलर कल्चर की. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ मेक श्योर टू प्रेस द लाइक बटन और इस वीडियो को शेयर करो ताकि और ज़्यादा लोग देख सकें और मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले आपके लिए और जल्दी जल्दी मैं कंटेंट बना सकूं. और लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करो, अच्छा लगता है. थैंक यू.